ये अंधेरा होने वाला है क्योंकि अब हम हंटर एक्स हंटर हिमशैल की वास्तविक गहराई में हैं। हंटर एक्स हंटर हमेशा उज्ज्वल और मजेदार नहीं है, तोगाशी अक्सर इसे परेशान करने वाले रसातल में बहने देता है, जिसमें से बहुत कुछ आप शायद ही समझ पाएंगे। हंटर एक्स हंटर में कुछ बहुत सूक्ष्म और चौंकाने वाली निराशाजनक चीजें हैं जिन्हें एक बार देखने के बाद आप भूल नहीं पाएंगे। उस पर जाने से पहले पिछले वीडियो में वादा किया गया था कि इसमें एक दूसरी छिपी हुई नैन भाषा है जिसे दिव्यालिपि कहा जाता है। नैन का एक अद्भुत और गेम चेंजिंग संवर्धन जो एक साधारण चरित्र ग्रीड द्वीप के समुद्री दकू बॉक्सर द्वारा उपयोग किया जाता है। उसकी अंगूठी में दिव्यालिपि थी जो नैन शिलालेख की तरह काम करती है, पर किसी विशेष उद्देश्य के बजाय ये सामानी ने बढ़ावा देती है। सजगेरा इस स्क्रिप्ट को पहचानता है और कहता है कि समुद्री डाकू बॉक्सर अपनी कमजोरी का विज्ञापन कर रहा है, यानी बॉक्सर अपनी खोखलेपन की भरपाई के लिए दिव्यालिपि का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन ये सीधा ने बूफ है और मुझे आश्चर्य है कि कोई और इसे क्यों फिर नहीं मुझे याद आया कोई और इसका इस्तेमाल कर रहा है। दिव्यालिपि योर्कनू सिटी में डार्ल्स एलेन के जरिए पेश की गई थी, जिसकी तलवार ने बढ़ाने वाले लेखन से ढकी है। वो उवागम को चूड़ा घोंपने की कोशिश करता है पर ब्लेड टूट जाता है। दिव्यालिपि का दयनीय प्रदर्शन 1999 एनीमे भी सहमत था, इसीलिए 1999 के संस्करण में वे डार्ल्स एलेन की दिव्यालिपि को शक्तिशाली पीली आभा देकर महत्वपूर्ण बनाते हैं और तलवार वास्तव में उवागम को कुछ हद तक छेड़ पाती है, पूरी तरह नहीं पर काफी अंदर। लेकिन फिर तलवार अभी भी बरकरार है, तो फैंटम ट्रूप उसी एपिसोड में डार्ल्स एलेन को मरने के लिए इसका इस्तेमाल करती है। ये एक ऐसा बदलाव है जिसके पीछे का कारण मुझे समझ नहीं आता। मंगा में वो मरता है क्योंकि फिंक बड़ी बेअदबी से अपनी पूरी बाह उसकी छाती में घुसा देता है, जो हाँ थोड़ा क्रूअल है, लेकिन 1999 का एनिमे इस तरह की डरावनी चीजों को दिखाने के लिए ज्यादा मशहूर है। लेकिन कुल मिलाकर दिव्यालिपि नैन शिलालेख का एक सस्ता संस्करण जैसी है, कमजोर ने उपयोगकर्ताओं का एक छोटा सा हथियार जो उनकी क्षमता की कमी को अनुभवी लोगों के सामने उजागर कर देता है। 1999 के संस्करण की बात करें तो ये हिमशैल वीडियो अधूरा रहेगा अगर हम एक अजीब स्नान पता नहीं की चर्चा, लेकिन वे गैर कानून स्नान और शावर दृश्यों से आगाह नहीं पाते थे। ये इतना बढ़ गया कि वो मंगा के दृश्यों को शावर में दिखाने लगे जबकि वो पहले वहां नहीं थे। इस मामले में उवाकिन कुरापिका को खोजते हुए एक आदमी से अंडरवेयर में पूछताछ करता और यूज मार डालता है, लेकिन 1999 के संस्करण में किसी कारण से ये दृश्य एक शावर में दिखाया गया है। मतलब उवाकिन ने उस आदमी पर छापा मारा जो अंडरवेयर में नहा रहा था, और लगता है कि यह पूछताछ इसी तरह होने वाली है। काफी अजीब है, लेकिन तोगाशी की मुख्य श्रृंखला में भी कई विचित्र बातें हैं। क्या आप जानते हैं कि हिना की टोपी वास्तव में जीवित है? हिना कौन है आप पूछेंगे, और यह एक अच्छा सवाल है। हिना वो चिमेरा चींटी है जो इन अभिशाप से गर्भवती होने के लिए जानी जाती है। लेकिन जब सिल्वर जोल्डिक ने चीटों की खोपड़ी कुचली तब ये चला गया। वो एक एनेक्सुस है और बच्ची हुई कुछ चिमेरा चींटियों में से लेकिन एक अजीब विशेषता है उसकी जीवित टोपी। हिना की टोपी पर ध्यान दें, वो हिना के भावों की नकल करती है। अगर हिना चिंतित है तो टोपी भी चिंतित दिखती है, और अगर हिना खुश है तो टोपी भी खुश होती है। इसी तरह अन्य सभी भावनाओं के लिए भी। मैं सब याद नहीं कर सकता क्योंकि मुझे कुछ महसूस हुए काफी समय हो गया, पर मुझे याद है कि हिना के सिर पर क्या था, क्योंकि ये टोपी निश्चित रूप से ने का उपयोग है। हिना एक विशेषज्ञ होने के नाते विचित्र शक्तियों तक पहुंच रखती है। यह जानवर या हिना द्वारा कपड़ों का नियंत्रण हो सकता है। सोचिए चिमेरा चींटियों को अपने कपड़े कहां से मिले, जैसे कि एक वाला पूरा सूट पहने हुए था। शायद वे कप्तान के साथ ही पैदा होते हैं जैसे पिटू हुआ था, तो हो सकता है कि उनके सभी कपड़े जीवित हों। और मैं अभी इस शाही जांच से नहीं छूता हूं क्योंकि कीलुआ के पास भी अपनी पंट के बारे में कई सवाल हैं। सीधे शब्दों में कहें तो वे असंभव हैं। श्रृंखला में एक मोड़ के बाद कीलुआ 50 किलो के 2 योयो के साथ आराम से घूमने लगता है। यह लगभग 110 पाउंड है उन 3 देशों के लिए जो मैट्रिक प्रणाली नहीं अपनाते। आपको भी इसे अपनाना चाहिए, लेकिन किसी भी तरह यह बहुत वजन है, एक औसत इंसान से कहीं ज्यादा, और निश्चित रूप से एक औसत पंट की क्षमता से अधिक। कीलुआ की पंट इतनी मजबूत है कि वो 100 किलो वजन सहन कर सकती है, शायद किसी गुप्त जोल्दिक कपड़ा निर्माण के कारण। शायद वे अपने कपड़े किसी ने दर्जी से विशेष रूप से बनवाते हैं, लेकिन मुद्दा यह है कि कीलुआ फैशन पसंद करता है और हर बार कपड़े बदलने पर घर नहीं जाता। फिर भी वो हमेशा इन योयो को संभलने वाली नई पंट ढूंढ लेता है। इसका मतलब है कि योयो पर कोई ऐसा प्रभाव हो जो उनके वजन का असर कम करता हो। लेकिन सबसे ज्यादा संभावना यह है कि तोगाशी को बस परवाह नहीं और उसने बिना सोचे समझे किलर की सच्ची प्रतिष्ठा पर विचार किए बिना
अब ज़ोल्डिक के बारे में एक सवाल है, एक पेशेवर हत्यारे और सीरियल किलर में क्या अंतर है? जवाब है, एक पेशा है और दूसरा शौक। हंटर की दुनिया में एक अनजान शौकिया था बेनी डेलोन। वो एक मशहूर सीरियल किलर था जो हंटर एक्स हंटर से 100 साल पहले रहता था और लोहार के कौशल को क्रूर हत्याओं के शौक से जोड़ता था। शायद आपको यह किरदार याद ना हो, पर हमें उसके इतिहास के बारे में काफी चौंकाने वाली जानकारी है, जिसमें ये भी शामिल है कि वो एक पंथ का नेता था और उसकी हत्याओं को 3 कलात्मक कालों में बांधा जा सकता है। और यहाँ तक कि बेनी का एक सीधा उदाहरण भी है, जिसने कथित तौर पर कहा दरअसल वो क्या करता था कि किसी को मार देता, फिर उस हत्या से मिली भावना के जवाब में एक चाकू बनाता। यही थी उसकी कला। ब्लेड उस भावना को दर्शाते हैं जो उस किसी को मरने से या मरे जाने वाले व्यक्ति की भावना, पता नहीं, जानना भी नहीं चाहता। पर मुझे पता है कि बेनी डेलोन ऑकनी सिटी कहानी का अहम हिस्सा है, क्योंकि जब क्रोलो ज़ीनो और सिल्वर ज़ोल्डिक से लड़ता है, वो बेनी डेलोन का चाकू इस्तेमाल करता है जिसे सिल्वर टुरंट पहचानता है और ये भी बताता है कि ये किस कला काल का है। वो सच में मौत का विशेषज्ञ है। दरअसल सिल्वर इसलिए बच पाया क्योंकि यूस पता था कि चाकू जहरीला है और उससे कैसे निपटना है। ऐसी बातें ही मुझे हंटर एक्स हंटर से जोड़े रखती हैं, ये छोटे छोटे विवरण जो किरदारों को इतनी गहराई से दर्शाते हैं। क्रोलो के पास ये चाकू है क्योंकि वो कुशाल हत्यारा है और सिल्वर इसे पहचानता है क्योंकि हत्या उसका पेशा है। ये दो समकालीन कलाकारों की तरह है जो अपने काम पर लेकिन गोन और किलुआ को कई अध्याय पहले एक अलग बेनी डेलोन चाकू मिलता है जिसे किलुआ पहचानता है क्योंकि उसने भी मृत्यु की कला सीखी है। हालांकि गौन ने देखा कि चाकू से आभा निकाल रही थी, मतलब बेनी डेलोन एक नैन उपयोग करता था और वो काफी भयानक था। और ये चाकू शायद संयुग्मित वस्तुएं हैं, लेकिन बेनी अकेला ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं था जो नैन जानता था। और मुझे लगता है कि आपने अगले के बारे में सुना। क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह एक नए उपयोग करता? ध्यान दें, हंट एक्स हंट दुनिया में ईसाई धर्म मौजूद है। अध्याय 74 में क्रोलो यीशु और यहूदा का नाम लेता है। अगर यीशु इस दुनिया में थे तो वे निश्चित रूप से एक नैन उपयोग करता थे, एक बहुत शक्तिशाली नैन उपयोगकर्ता, क्योंकि उनके सभी चमत्कार आभा से समझे जैसे अनंत मछली और रोटी बांटने की कहानी। ये सिर्फ यीशु का भोजन जुटाना है और मृत्यु से लौटना भी पोस्टमार्टम ने का प्रयोग है, क्योंकि अगर हिसोका कर सकता है तो काल्पनिक यीशु भी कर सकता है। तोगाशी अक्सर हंट एक्स हंट की कहानी में वास्तविकता के तत्व शामिल करना पसंद करते हैं। जब वो ऐसा करता है तो अक्सर इसका उपयोग बहुत अंधेरे तरीकों से किया जाता है, जिसे मैं तोगाशी का यथार्थवाद कहता हूँ, क्योंकि हंट एक्स हंट सौंदर्य की दृष्टि से एक सपट श्रृंखला है। तोगाशी की स्वास्थ्य समस्याओं से पहले भी पैट्रोन का डिजाइन सड़ा था, चेहरों पर कम या कोई छायांकन नहीं होता था। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बुरा है, बस ये उनकी शैली जो इसे अविश्वसनीय रूप से चौंकाने वाला बनाता है। जब आप पन्ना पलटकर ऐसा कुछ अध्याय 90 में एक पैनल है जो मुझे आज तक परेशान करता है, क्योंकि अचानक हम दीवार के सहारे बैठे 4 यथार्थवादी चित्रित बच्चों के दृश्य पर पहुंच जाते हैं और अगले शॉट में हम वापस वास्तविकता में आ जाते हैं, या काल्पनिक वास्तविकता में जहां नोबुनागा और मची उनके पास से गुजरते हैं। लेकिन ये पैनल हमें क्यों दिखाया गया और इसे इतना यथार्थवादी क्यों बनाया गया? मतलब ये बेहद प्रभावशाली है। ये आपको झकझोर देता है और कहता है, अरे मुझ पर ध्यान दो। और आश्चर्य नहीं, दोनों एनिमे संस्करणों ने तोगाशी के इस प्रयास को दोहराने की कोशिश भी नहीं की। 1999 के संस्करण में हुमैन अंधेरे में बच्चों का अस्पष्ट शॉट मिलता है बिना चेहरे की विशेषताओं के, जो तोगाशी 2011 में बच्चों को लगभग पूरी तरह हटा दिया गया, सिर्फ पैरों और एक बैकपैक का एक शॉट बचा। लेकिन मंगा में ये यथार्थवाद का एक भूतिया पल बना रहता है। मुझे लगता है कि बहुत सी कला की तरह इस पैनल से आप क्या समझते हैं वो आपकी अपनी व्याख्या पर निर्भर करता है। लेकिन तोगाशी के यथार्थवाद के अन्य उदाहरण हैं जो कहें तो बहस से परे हैं और ये मिरेना की प्रेरणा के रूप में सामने आते हैं। मिरेना प्रूदो श्रृंखला का एक नया पात्र है जिसका लक्ष्य बस दुनिया को जलते देखना है। उसके मिशन के साथ एक चित्र संग्रह है जो मिरेना की दुनिया को दर्शाता है, जिसमें प्रकृति के नियमों से लेकर मानव की गहरी बुराई तक सब कुछ है, और इनमें से कई चित्र वास्तविक मानवीय घटनाओं से सीधे लिए गए हैं। मैं अभी का दून जो मैं बताने वाला हूं वह इस वीडियो को प्रतिबंधित या डिमोनेटाइज कर सकता है। कुछ लोगों को ये चित्र परेशान कर सकते हैं क्योंकि तोगाशी ने इन्हें इसीलिए चुना है। इस संग्रह में तोगाशी ने फोटो पत्रकारिता की कई प्रसिद्ध तस्वीरों को फिर से बनाया है, जिसमें भूखे बच्चे, लिंचिंग, आइसिस की हत्याएं और थाली पर परोसी गए महिला की तस्वीर शामिल है, जो अरबपति टूनी टूतूनी के इंस्टाग्राम अकाउंट से प्रेरित थी, जो खुद को कहते हैं नारीवादी समर्थक और प्रेरक तनाशा।
मेरी तस्वीरें ना आपको अपने जीवन या पत्नी से नफरत दिलाएंगी। बिल्कुल आकर्षक व्यक्ति हैं, पर मैंने तय किया है कि तोगशी के चित्रों के मूल स्रोत नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि सच में वे बहुत विचलित करने वाले हैं। कुछ तस्वीरें वाकई में मानसिक आघात पहुंचाने वाली हैं। तोगशी के पुनर्निर्माण और लिंचिंग की असली फोटो में बड़ा अंतर है। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो खुद निश्चित रूप से, और ये वाकई दिलचस्प है कि तोगशी ने असल घटनाओं का जिक्र किया। अगर आप वो तस्वीरें देखें तो मिरेना की खोज और भी समझ में आती है, क्योंकि दुनिया में सचमुच भयानक घटनाएं हर जगह हो रही हैं, प्रकृति के मूल से लेकर अरबपतियों की अंधेरी इच्छाओं तक। तोगाशी ने अपने मंगाका करियर में खासकर शोने जॉनर में मानवद्वेष को खोजा है। मैं तोगशी को मानवद्वेषी नहीं कहूंगा, पर वे मानवता के अंधेरे पक्ष को अच्छे से समझते हैं। मुझे अब लगता है कि मिरेना का कोलाज वीकली शोनेन जंप में छपना आश्चर्यजनक था। भले ही ये सीधे तौर पर असल घटनाओं की नकल ना हो, फिर भी ये किशोर पाठकों के लिए काफ़ी गंभीर विषय हैं। पर यह तोगाशी के काम की पहचान रही है यू हकुशो के दिनों से, खासकर चैप्टर ब्लैक वीडियोटेप के साथ, जिसमें हजारों सालों के मानव अत्याचारों के घंटों का फुटेज था। पर यह हंटर एक्स हंटर के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हंटर एक्स हंटर की दुनिया में भी चैप्टर ब्लैक टेप का एक रूप है। हालांकि इसे समझने के लिए हमें और गहराई में जाना होगा।